नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सृजन के अध्याय 14 धर्मवीर भारती का निबंध ठेले पर हिमालय पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है न, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल ही की बात है, यानी वो कल की बात बता रहे हैं, बीते कल की, कि एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे और उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। लेखक को शीर्षक मिल गया था, ठेले पर हिमालय, तो उस पर वो निबंध लिखते हैं। बाद में वे मजाक में ही अपने मन में सोचते हैं कि पर आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं, यानी ठेले पर हिमालय शीर्षक है, इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है, यानी शीर्षक है वो अनोखा है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित यानी सुंदर गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है इस बर्फ को डांटे उतर आओ। यानी आप अगर गीतकार हो तो भी इस पर गीत भी लिख सकते हो। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ बैठे हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। यानी ठेले पर से बर्फ को देखकर भी आप काव्य रचना कर सकते हो। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई, ये लेखक कहता है, और मैंने अपने गुरुजन मित्र को भी बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। यानी उनके जो मित्र थे, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, जब उन्होंने ठेले पर वो बर्फ देखी तो उनके मित्र है उस बर्फ को देख करके सोच में पड़ जाते हैं और उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो लेखक कहता है कि उनके दिमाग में जो चलता है उसी के बारे में बता रहे हैं कि ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है, यानी वो दर्द दे जाती है। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। यानी जब भी लेखक का मित्र है या लेखक जब भी बर्फ को देखते हैं तो उन्हें हिमालय की बर्फ है वो याद आने लगती है। वो बर्फ है वो उन्हें चांदनी के समान लगती है। तो आगे लेखक जो यात्रा करते हैं हिमालय की और जब वहां पर वो बर्फ देखते हैं तो उसका वर्णन वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। यानी कौसानी में उन्होंने वो बर्फ देखी थी। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, यानी नैनीताल से वो रानीखेत गए और रानीखेत से मजकाली और मजकाली से कोसी, और कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। यानी नैनीताल से लेकर कोसी तक को जो रास्ता है वो कष्टप्रद, सूखा और कुरूप बताया है। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। डालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया जिसने अभी अभी सीखा हो और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। यानी वो बस का ड्राइवर था और जिसने अभी अभी ड्राइविंग सीखी थी। तो जब वो पहाड़ के मोड़ से टेढ़े मेढ़े रास्तों से जब जा रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जो बस है वो खाई में गिर गई तो वो खत्म हो जाएंगे।
कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, यानी एक लेखक का मित्र और एक लेखक खुद। वहां उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे, यानी दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लोरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। प्रसन्न बदन, बदन का अर्थ होता है मुख, यानी प्रसन्न मुख से शुक्ल जी को उतरते देखा तो वे भी खुश हो गए। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर यानी गायब हो जाया करती थी। यानी कोसानी आने के लिए शुक्ल जी ने ही इन्हें उत्साहित किया। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? यानी शुक्ल जी के साथ एक और सदस्य था जो वहाँ उतरता है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकीन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, यानी उनके बगल में कुछ लटक रहा था। तो लेखक कहता है कि पता नहीं वह थर्मस था या कैमरा या बाइनाकुलर। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सिंकिया शरीर, यानी पतला शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना, यानी वो व्यक्ति है वो झूमते हुए आ रहा था। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, यानी उनका नाम क्या था? सेन, और वो क्या काम करते थे? चित्रकार थे। अकादमी से इनकी कृतियां पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, कोसी नदी के लिए आया यहाँ। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, यानी मखमल के समान कोमल खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चिड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। यानी वो जा रही हैं तो उस समय जो दृश्य उनको दिखाई दे रहे हैं उनका वही वर्णन कर रहे हैं। रास्ता सुहावना था। उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था, यानी उसके कारण उन्हें नींद आने लग गई थी। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। 18 मील चले आए। कोसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं फिर कहते हैं कि अब कोसी से हम 18 मील आगे आ गए हैं, अब तो कोसानी है वो 6 मील दूर है। तो लेखक और उनको कोई सौंदर्यपूर्ण दृश्य है वो दिखाई नहीं देता है, तो वे कहते हैं कि कोसानी का वह सौंदर्य का जादू है वो कहाँ चला गया है। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। यानी उनके एक साथी ने भी उनसे कहा था कि कश्मीर से ज़्यादा मुझे कोसानी है वो अच्छा लगता है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। यानी कोसानी स्विट्ज़रलैंड के जैसा दिखता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कोसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया।
यानी वे जैसे जैसे कौसानी के निकट जा रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि जितना सुंदर हमने सुना था उतना सुंदर तो ये नहीं है। तो उनके मन में असंतोष आ रहा था, दुख आ रहा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगे। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। यानी कौसानी जो गांव है वो सोमेश्वर की घाटी में ही बसा हुआ है और उसकी उत्तर में बिल्कुल ऊंचे शिखर पर। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। यानी वो कौसानी गांव में बर्फ देखने के लिए ही आते हैं और वहां पर जब उन्हें देखने के लिए बर्फ नहीं मिलती है तो वो अपने आप को ठगे से महसूस करते हैं कि इस जगह पर हम क्यों आए। कितना खिन था मैं अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। यानी वो जब बस से उतरते हैं तो वो एकदम खड़े से के खड़े ही रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस जगह पर मैं क्यों आया। लेकिन फिर वो आगे बता रहे हैं कि कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। यानी ये इतनी सुंदर जो घाटी है इसमें किन्नर और यक्ष भी रहते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरों की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियां सी नदियां। यानी वहाँ पर नदियां भी बहुत सारी थी तो वो एक दूसरे से मिल जाती थी तो ऐसे लगता था जैसे लड़ी हो। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी वहाँ का दृश्य इतना सुंदर था। लेकिन लेखक को वहाँ बर्फ नहीं दिखाई दी तो वो एक बार ठगे से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया। यानी वो दूर तक देखने लगे जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, क्षितिज किसे कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, नीले कोहरे में धुल जाते थे। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। यानी वहाँ पर सभी जगह क्या है, बादल है वो छाए हुए थे और कोहरा भी छाया हुआ था तो सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है, यानी जिसे टाला नहीं जा सकता। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद न रुपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। यानी जो नगों का यानी पर्वतों का जो राजा है वह पर्वतराज सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। यानी चारों तरफ है वो धुंध भी छाई हुई थी और साथ में बादल भी छाए हुए थे तो हिमालय है वो दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी बर्फ है वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर में बादल हटे तो वहाँ उन्हें हिमालय का वो दृश्य दिखाई दिया। तो उनको देख करके वे एकदम बिजली के समान कौंध उठे। वैसे वह क्या सामने है, उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा।
पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न जाए। यानी बादल जब थोड़ी दूर के लिए हटा तो वहाँ पर जब हिमालय दिखाई देता है बर्फ से ढका हुआ, तो लेखक है वो हर्ष से, खुशी से चीख उठता है कि बर्फ। तो जब शुक्ल जी और सेन सभी देखते हैं तो अकस्मात बादल फिर वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई वह उसी तरह से दिखाई देता है बर्फ वाला हिमालय, जिस तरह से एक छोटा बच्चा मानो खिड़की से देख रहा हो और उसको बच्चा समझ कर कि कहीं गिर ना जाए उसको खींच लिया हो। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया। सारी खिंता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे, यानी व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत यानी बिना आवरण के। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। यानी हिमालय का जो सौंदर्य है उसके लिए लेखक कह रहा है कि जब ये बादल रूपी घूंघट है वो खिसका देगी, तब वो हिमालय की जो सौंदर्य राशि है, यानी हिमालय का जो पूरा सौंदर्य है वो दिखाई देने लगेगा। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। यानी वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि वो मेरे लिए ऐसे कह रहे हो कि तुम इतना अधीर क्यों हो रहे हो और क्यों मुंह लटका रखा है। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। यानी 14 दिनों से यहाँ टूरिस्ट आए हुए थे लेकिन तब बर्फ नहीं दिखी, लेकिन अब है वो धीरे धीरे बर्फ दिखाई देने लगी है। सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं, यानी बर्फ से ढकी हुई रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। अनावृत मतलब बिना ढके हुए, यानी जैसे जैसे बादल है वो हट रहे थे तो हिम है जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय वो सामने दिखाई देने लग गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। यानी हम उस सौंदर्य को देखकर मन में क्या सोच रहे थे इसको मैं आपके सामने बता नहीं सकता। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, यानी भीतर जो हमारे जो द्वंद्व चलते रहते हैं वो सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि पुराने साधकों ने दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा है। यानी ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? शमित करना यानी तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनको नष्ट करना, यानी इनको नष्ट करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए जो योगी है, साधक जो थे वो हिमालय आते थे। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। शाश्वत यानी जो सदा से चला आ रहा है, अविनाशी जिसका नाश ना हो। यानी ये बर्फ है वो पता नहीं कितने वर्षों से इसी तरह से जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। इसका इंग्लिश में अर्थ क्या है? एटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दरे ग्लेशियर ढाल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर
कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू हू करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिंगली केसर बहने लगी। यानी जैसे जैसे सूरज है वो डूब रहा था तो उसकी जो लालिमा है वो केसर के समान बह रही थी। बर्फ कमल के लाल फूलों में जब डूबते सूर्य की किरणें जब बर्फ पर पड़ रही थी तो बर्फ है वो कमल के लाल फूलों की तरह दिखाई दे रही थी। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। यानी सभी हिमालय की सुंदरता को देख करके उसी में डूबे हुए थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाँ एक शब्द भी तो नहीं जानता। यानी लेखक सोचता है कि मेरे मन में कोई कविता क्यों नहीं आ रही, कोई शब्द क्यों नहीं आ रही जो हिमालय पर लिख सकूं, पर कुछ नहीं। यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। किसके लिए हिम सम्राट किसे कहा गया? हिमालय को। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा यानी आलस, नींद। और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई साहब, हम तो बंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा, यानी सिर के बल खड़े होना। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है और इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। यानी वो सिर के बल दुनिया देखते हैं और हम सिर के बल हिमालय देखते हैं। वो किसके लिए कह रहा है? मुंबई वालों के लिए। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। यानी गोमती नदी में हिमालय है, हिमालय की जो छाया है वो तैरती हुई दिखाई दे रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हुक हो यही रहनी रहोगे। यानी इसका अर्थ क्या है? मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु, आऊंगा मैं, फिर लौट कर वहीं आऊंगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं? यानी लेखक को जब भी बर्फ देखता है तो हिमालय की याद आती है और वो चाहते हैं कि वो हिमालय में जाकर ही निवास करे।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।